Hi, welcome to all. Here, I will discuss about the law of the gearing. Law of the gearing is the part of chapter number 4, and this is very important topic for the examinations point of view. Might be these questions will come into the examinations. So here we have to derive the conditions for the constant velocity ratio of the tooth wheels, है ना. टूथ व्हील्स का मतलब ये हुआ कि ये जो है एक ऐसे व्हील्स के बारे में बात कर रहा है जिसके पास टूथ हो. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हो गया, गियर. तो एक कंडीशंस को फाइंड आउट करनी है, एक कंडीशंस को पहचाननी है जिसमें कि वेलोसिटी रेशियो जो है कांस्टेंट हो. मतलब वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट हो तो उसके लिए कौन सी कंडीशंस है, ये कंडीशंस निकालना है. देखो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि मान लो कि गियर नंबर 1 ये है और दूसरा गियर नंबर 2 है. तो इसमें ω2/ω1 जो है, यदि इसको कांस्टेंट कर देते हैं तो ये कांस्टेंट होने के लिए एक पार्टिकुलर कंडीशंस होता है. ठीक है, या फिर वो कंडीशंस हो जाएगी तो ये कंडीशन ये ω2/ω1 जो है ये कांस्टेंट हो जाएगी. तो ये एक तरह का फिक्स बातें होगी ना, ये एक तरह का लॉ हो गया कि ये कांस्टेंट होगा तो वो वाली कंडीशंस मिल जाएगी. कौन वाली कंडीशन जो भी हमें फाइंड आउट करनी है, जो भी हमें निकालनी दिखानी है. ठीक है, तो ये एक तरह का लॉ है. लॉ किसका लॉ है? लॉ ऑफ गियरिंग. गियरिंग का मतलब ये होता है कि वन गियर इज एबल टू पावर ट्रांसमिट टू द अदर गियर. ठीक है, तो लॉ ऑफ गियरिंग वो होता है जिसमें कि एक गियर दूसरे गियर को पावर ट्रांसमिट करने का काबिलियत रखता है, इन द सेंस कि वो जो है एक दूसरे को रोटेट कराने की क्षमता है उसमें. ठीक है, तो लॉ ऑफ गियर नहीं कहेंगे, लॉ ऑफ गियरिंग कहेंगे. गियर और गियरिंग का दोनों का मीनिंग अलग चीज़ें हो जाती है. ठीक है, तो अब वो कंडीशंस फाइंड आउट करनी है. देखते हैं वो कंडीशंस क्या है. सबसे पहले तो वी हैव टू ड्रॉ ए रोटेशनल बॉडी लाइक दिस. एक बॉडी हमने ये मान रखा, दूसरा ये, और जिसका कि ये कॉमन टेंजेंट है, ये इसका कॉमन आपको नॉर्मल है, कॉमन टेंजेंट टी, कॉमन नॉर्मल एन, और यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन हम मान लेते हैं कि ये है. दूसरा सेंटर ऑफ रोटेशन जो है ये है. गियर नंबर इसको 1 दे देते हैं, दूसरा गियर नंबर 2 ये दे देते हैं. इसमें ये जो पॉइंट हमने रोटेशन मान रखा है जिसके अबाउट गियर रोटेट कर रहा है वो मान लेते हैं कि O1 पॉइंट है, दूसरा जो है ये O2 पॉइंट है दूसरे गियर के लिए. अब इसको यहाँ से इसको दोनों गियर का जो मीटअप पॉइंट है, इस मीटअप पॉइंट को यहाँ से इसको मिला देते हैं. हमने मिला दिया और इस पॉइंट से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं. किस पर? कॉमन नॉर्मल पर. ये हो गया. अब जो है ऐसा करते हैं कि एक वेलोसिटी यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी दिखाते हैं कि उसका डायरेक्शंस किधर होगा और क्या होगा. तो उसका डायरेक्शंस क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा जो कि इस पे नॉर्मल होगा, और दूसरा जो है दूसरे बॉडी के लिए, बॉडी 2 के लिए कुछ इस तरह से होगा जो कि इस पे नॉर्मल होगा. ठीक है, यदि ये एंगल थी अल्फ़ा है तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, बिकॉज ये एंगल क्या है, 90 माइनस अल्फ़ा. ठीक है, ये एंगल यदि बीटा है तो ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, बीटा. अच्छा, ये जो हमने ये एरो दिखाया ये क्या है, B1, ये एरो दिखाई वो क्या है, B2. मतलब B1 जो है वो बॉडी 1 के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी है और B2 जो है बॉडी 2 के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी है. ठीक है, जो कि अपने आप में परपेंडिकुलर है. किस पे परपेंडिकुलर है, O2 से जो मीटअप पॉइंट, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो मीटअप हो रही वहाँ उस लाइन पे परपेंडिकुलर है. मीटअप पॉइंट को मान लेते हैं कि D है. ठीक है, तो ये अच्छा, ये अल्फ़ा तो समझ में आ गई कि कैसे हुआ. ये बीटा जो है, ये बीटा इसके बीटा के बराबर कैसे कर दिया हमने, उसको समझते हैं. ये है आपका 90 माइनस बीटा. ऑफकोर्स ये चूँकि बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा. अब ये जो आपको 90 दिख रहा है इसमें हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका 90 माइनस बीटा. ये हो जाएगा आपको बीटा. तो ये जो एंगल है वो बीटा हो गया. अब जो है ये जो लाइन है ये इस पे आपको 90 डिग्री शो हो रहा है, मतलब इस पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है. तो हमने अभी ये निकाला, ये बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से अगेन 90 माइनस बीटा. ठीक है, ये निकल गई 90 माइनस बीटा. ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट का जो बीच का एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री. ये 90 माइनस बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स बीटा एंगल. ठीक है, इसको समझ गए. अब यहाँ पर जो है इस D पॉइंट का वेलोसिटी निकालने का यहाँ पे तरीका देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है एक कंपोनेंट हम निकालेंगे जो कि कॉमन नॉर्मल पे आएगा. ये जो वेलोसिटी V1 है और ये V2 है, इसका कंपोनेंट निकालेंगे ऑन द लाइन NN. ठीक है, तो वो क्या निकल जाएगा, यदि हम इसके बिहाफ से देखते हैं, इसके बिहाफ से O1 के हिसाब से, तो V1
कॉस अल्फ़ा, एंड यदि हम 2 के हिसाब से देखते हैं तो यही चीज़ें क्या हो जाएगा, v2 कॉस बीटा। अच्छा, दोनों पॉइंट का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। दोनों मतलब एक ही सिंगल पॉइंट है, तो राइट से बात है कि दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम। तो ये आपस में सेम हो गया। v1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ω1 इंटू ये जो रेडियस का यहाँ पे काम कर रहा है ना, इमेजिनरी रेडियस का काम कर रहा है, O1d। ये कॉस अल्फ़ा कितना हो गया, ये जो कॉस अल्फ़ा यदि आप देखेंगे तो कॉस अल्फ़ा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये जो ई पॉइंट पर मीटअप कर रहा है और यहाँ पर जो है एफ पॉइंट पे मीटअप कर रहा है, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम O2 एंड O1 से ई पॉइंट पर और O2 से एफ पॉइंट पर, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, O1 ई अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, O1d इक्वल्स टू ω2 इंटू यहाँ पर जो है ये इसका इमेजिनरी रेडियस क्या हो जाएगा, O2d मल्टीप्लाई कॉस बिट्टा। ये जो कॉस बिट्टा निकालेंगे बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है इसका, ये वाली O2d डिवाइड बाय O2, सॉरी एक सेकेंड, ये हो जाएगा बेस जो है आपको O2f एंड इसका हाइपोटेनस हो जाएगा O2d। यहाँ पर देखिए कि ये O2d कैंसिल आउट, O1d कैंसिल आउट। तो फाइनली हमें जो यहाँ एक इक्वेशंस मिलेगी वो क्या हो जाएगा, ω1 O1e एंड ω2 मल्टीप्लाई O2f। ω1 O1 e इज इक्वल्स टू ω2 O2f, ये हमें मिल गया। तो ω2 अपॉन ω1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको O1f एंड O2f, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ें, इसका और इसका रेशियो हमें वहाँ पे मिला है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि दोनों सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन, दोनों सेंटर को मिलाएंगे तो एक लाइन मुझे ये मिल जाएगी, ठीक है, जो कि कॉमन नॉर्मल एन को पी पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। अब आप ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो कौन कौन सा है, OEP, OEP एंड दूसरा ट्रायंगल कितना हो जाएगा, O2FP, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में ये जो है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, बोथ ट्रायंगल ये क्या है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि दोनों के पास 90 डिग्री एंगल है एंड ये जो एंगल है और ये जो एंगल है सेम एंड अपोजिट एंगल है एट द कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर होने के चलते ये जो है साइड ट्रायंगल का और ये जो साइड ट्रायंगल का है, दोनों का रेशियो यदि हम देखेंगे तो दोनों का रेशियो इज इक्वल्स टू दिस वन अपॉन दिस वन, O1p डिवाइड बाय O2p, O1p डिवाइड बाय O2p। ये क्या हो जाएगा आपका, O1f एंड O2f, ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके इक्वल टू में हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि ये जो है बराबर क्या हो जाएगा, O1p एंड O2p। अब यहाँ पर देखिए कि हमें क्वेश्चंस में ये दे रखा था कि ω2 अपॉन ω1 यदि ये कांस्टेंट होता है तो कौन से कंडीशंस होगा। अब जाहिर सी बात है, यदि ये कांस्टेंट होगा तो O1p अपॉन O2p ये क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ये जो P पॉइंट जो मिला है आपको, ये जो P पॉइंट मिला है, ये जो NN लाइन पे मिला हुआ है, तो O1p और O2p, यहाँ पे O1 और O2 फिक्स है। तो ये कांस्टेंट कब होगा, जब ये P पॉइंट भी फिक्स हो जाएगी, तब मतलब एक पॉइंट फिक्स होगा। तो P क्या है, एक तरह का फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो और ये पॉइंट P जो है वो कहाँ से किससे पास हो रहा है, वो कॉमन नॉर्मल जो लाइन है उससे पास हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एंगुलर रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू गियर रिमेंस कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होगा, जबकि कॉमन नॉर्मल जो है
उस कॉन्टैक्ट पॉइंट से जो पास हो रहा है उस पर एक किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा होगा तब। द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of two gear should always passes through a fixed point। यदि ये फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा होगा, यदि ये फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा होगा तो ये जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और ये जो पॉइंट P है वो क्या है, विच डिवाइड द लाइन ऑफ सेंटर्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इनवर्स रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। इसमें आप देखिए कि ये जो आपका मिला हुआ है ω2/ω1, ये क्या मिला हुआ है, इज इक्वल्स टू इसके बराबर में O1P O2P, मतलब कि उल्टा है। ω2/ω1 इज इक्वल्स टू, ये जो है वो उल्टा, मतलब इस तरह से डिवाइड है कि O1 के साथ जो P जो एक लेंथ बन रही है और O2 के साथ जो P एक लेंथ बन रही है, बॉडी वन के लिए जो है, बॉडी वन के लिए यदि हम यहाँ से देखते हैं तो आपका इसके पास जो ओमेगा है, ये वाली ω1, और एक ये वाली ओमेगा जो बॉडी टू के लिए है, तो ω2/ω1 जो है वो इज इक्वल्स टू, यदि इसका ओमेगा लेते हैं तो ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये कितना O2P। यदि ω1 लेते हैं तो हमें लेनी पड़ेगी इसका रेशियो डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा, O1P। ये इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली, है ना। इस तरह से डिवाइड है कि सेंटर इन द इन्वर्स, जो P पॉइंट जो है वो इस तरह से लाइन को डिवाइड करता है, दोनों के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है ना, दोनों का जो सेंटर डिस्टेंस है इस तरह से डिवाइड करता है कि इन्वर्स रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। तो ये है आपका लॉ ऑफ गियर। इसको यदि आप ऐसे समझना चाहें तो ये देख सकते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका, ये जो कॉमन, ये O2 और ये जो O3 आपको दिख रहा है, इसमें आपका ये ω3 इस तरह से है और ये भी आपका ω2 इस तरह से, ये यहाँ पर जैसा दिखा, जो भी नोमेनक्लेचर लिया गया उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कॉमन नॉर्मल आपका ये है जो कि दोनों के कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर एक P पॉइंट है जो कि ऑलवेज कांस्टेंट है, ये यहीं पे रहने वाला है P पॉइंट। ये कॉमन नॉर्मल जो है इसी पार्टिकुलर पॉइंट से हमेशा पास करेगा, तो ही जाके वो गियरिंग के नियम को फॉलो अप कर पाएगा, ठीक है। तो इसका जो है एनिमेशंस आप ये देखिए कैसे है। ये जो फिगर में आपको दिख रहा है, जैसे ही ये जो आपको सर्किल ये वाली है, दो सर्किल है यहाँ पर, दोनों सर्कल जो है वो आपस में अटैच हो रहा है। ये जो अब ये दोनों सर्कल जहाँ पे कॉमन टेंजेंट लाइन बना रहा है उससे एक कॉमन नॉर्मल भी पासेस हो रहा है, तो वहाँ पर जो है ये आपका P पॉइंट वो फिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। थैंक यू।